दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में नए हैं और आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आईपीओ का पूरा ज्ञान लेंगे। आईपीओ क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसमें निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हां, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसे एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो पहला पार्ट है और अगले पार्ट में हम जानेंगे कि एक अच्छा आईपीओ कैसे चुनें। अब देखो, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बताओ, अगर आपको कोई चीज पूरी तरह समझनी हो तो अधूरी जानकारी से काम चलेगा नहीं ना, तो बस इसे पूरा देखो, क्योंकि इसमें आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट और प्रॉफिटेबल बना सकती है। चलो अब शुरू करते हैं। शुरुआत के 3 अध्याय में वो सभी आधारभूत जानकारी दी गई है जो किसी भी निवेशक को शेयर बाजार के बारे में होनी चाहिए। अब इस पड़ाव पर एक सवाल का जवाब देना जानना जरूरी हो जाता है, और वो सवाल है, आखिर कंपनियां आईपीओ क्यों लाती हैं? इस सवाल के जवाब को सही तरीके से समझने पर आगे के विषयों को समझना काफी आसान हो जाएगा। इस अध्याय में हम कुछ नए वित्तीय अवधारणाओं, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। बिजनेस की शुरुआत। इसके पहले कि हम इस सवाल का जवाब दें कि कंपनियां आईपीओ क्यों लाती हैं, हमें कुछ मूलभूत अवधारणाओं को जानना और समझना होगा। जैसे किसी भी कंपनी की शुरुआत कैसे होती है, इसको एक कहानी के जरिए समझते हैं और इस कहानी को कुछ अलग अलग सीन में बांटते हैं ताकि बिजनेस यानी कारोबार और फंडिंग यानी पूंजी जुटाने का सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे बनता और बढ़ता है, ये सब सही तरीके से समझ में आ जाए। सीन 1, द एंजल्स। मान लीजिए कि एक व्यवसायी या एंटरप्रेन्योर है जिसके पास बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया है। वो बिजनेस आइडिया है जैविक कपास यानी ऑर्गेनिक कॉटन के फैशनेबल टी शर्ट्स बनाकर बेचने का। इन टी शर्ट्स के डिजाइन सबसे अलग होंगे, इनके दाम भी ग्राहकों के लिए लुभावने होंगे और इनके उत्पादन में सबसे बढ़िया क्वालिटी का कॉटन इस्तेमाल किया जाएगा। उस एंटरप्रेन्योर को यकीन है कि यह कारोबार सफल होगा और वो इस आइडिया को कारोबार में बदलने के लिए बहुत उत्साहित भी है, जैसा कि बाकी एंटरप्रेन्योर के साथ होता है। कुछ भी करने से पहले उसके पास भी एक सवाल होगा कि इस कारोबार के लिए पैसे कहां से आएंगे। मान लीजिए कि उसके पास बिजनेस चलाने का अनुभव भी नहीं है। ऐसे में किसी ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो उसके आइडिया में पैसे लगाए। तो वो क्या करेगा? वो अपने परिवार, रिश्तेदार या फिर दोस्तों से मदद लेगा। वो बैंक में लोन के लिए भी अर्जी दे सकता है, लेकिन इस पड़ाव पर यह अच्छा विकल्प नहीं होगा। फिर मान लेते हैं कि वो अपनी जमा पूंजी लगाता है और साथ ही अपने 2 दोस्तों को कारोबार में पैसा लगाने के लिए मना लेता है। ये दोनों दोस्त कारोबार में कमाई शुरू होने से पहले ही पैसा लगा रहे हैं और एंटरप्रेन्योर पर एक तरह से दांव लगा रहे हैं। ऐसे हालात में इन दोनों दोस्तों को एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाएगा। यहां पर आप ध्यान दें कि जो पैसा एंजल इन्वेस्टर्स लगाते हैं वो कर्ज नहीं होता, बल्कि कारोबार में निवेश होता है। अब मान लें कि प्रमोटर जिसका बिजनेस आइडिया है और एंजल इन्वेस्टर्स ने मिलकर 5 करोड़ रुपए पूंजी जोड़ी। इस पूंजी को कहेंगे सीड फंड। यह सीड फंड प्रमोटर के बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि कंपनी के बैंक अकाउंट में रखी जाती है। जैसे ही ये सीड फंड कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा की जाती है, इस पैसे को कंपनी के प्रारंभिक शेयर कैपिटल, इनिशियल शेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इस सीड निवेश के बदले तीनों हिस्सेदार प्रमोटर और 2 एंजल इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स इश्यू किए जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि तीनों कंपनी के मालिक हैं या फिर मालिकाना हक, ओनरशिप रखते हैं। अभी कंपनी के पास सिर्फ 5 करोड़ रुपए हैं। ये ही कंपनी की परिसंपत्ति यानी एसेट है, इसलिए कंपनी की वैल्यू भी 5 करोड़ रुपए है। इसे कंपनी की वैल्यूएशन कहते हैं। शेयर इश्यू करना बहुत आसान है। कंपनी ये मानती है कि हर शेयर की कीमत 10 रुपए है, और क्योंकि 5 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल है तो 50 लाख शेयर होंगे और शेयर की कीमत 10 रुपए होगी। यहां पर यह जो शेयर की कीमत 10 रुपए है उसे शेयर का फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू जरूरी नहीं है कि 10 रुपए ही हो, यह कम या ज्यादा भी हो सकती है। अगर फेस वैल्यू 5 रुपए है तो शेयरों की संख्या 1 करोड़ हो जाएगी। ऊपर जो 50 लाख शेयर इश्यू किए गए उसे कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर्स कहते हैं। इनमें से कुछ हिस्सा तीनों यानी
प्रमोटर और 2 एंजल इन्वेस्टर्स में बांटा जाता है। साथ ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ शेयर्स कंपनी के पास रखे जाते हैं। अब मान लें कि प्रमोटर को 40% शेयर मिले और दोनों एंजल इन्वेस्टर्स को 5-5% कंपनी के पास 50% शेयर रखे गए। जो शेयर प्रमोटर और एंजल इन्वेस्टर्स को मिले उसे इश्यूड शेयर कहते हैं। वह याद रखें कि बचे हुए 50% शेयर कंपनी के पास है। ये ऑथराइज्ड शेयर हैं, लेकिन अलॉट यानी किसी को दिए नहीं गए हैं। अब प्रमोटर के पास कंपनी है और एक बढ़िया सीड फंड भी प्रमोटर कारोबार शुरू करता है, लेकिन वो थोड़ा संभल कर आगे बढ़ता है और अपने प्रोडक्ट को बनाने और बेचने के लिए एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सिर्फ एक रिटेल स्टोर खोलता है। सीन 2। द वेंचर कैपिटलिस्ट प्रमोटर की मेहनत रंग लाती है और दूसरे साल के अंत तक कंपनी के खर्च और आय बराबर हो जाते हैं। जब कंपनी के खर्च और आय बराबर हो जाए तो कहते हैं कि कंपनी ब्रेक इवन कर रही है। प्रमोटर के पास भी अब कंपनी चलाने का अनुभव है और पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास भी। अब प्रमोटर कारोबार थोड़ा फैलाना चाहता है। वह एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कुछ नए रिटेल स्टोर खोलना चाहता है। एक बिजनेस प्लान बनाने के बाद उसे पता चलता है कि इस पूरे काम में 7 करोड़ रुपए की पूंजी लगेगी। प्रमोटर की हालत अब पहले से काफी अलग है। कारोबार में लगातार कमाई हो रही है, इसलिए प्रमोटर उन निवेशकों के पास जा सकता है जो नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं। मान लें कि उसने एक ऐसे ही निवेशक से बात की जो उसे कंपनी में 14% हिस्सेदारी के बदले 7 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गया। ऐसे निवेशक जो कारोबार के शुरुआती सालों या फेज में पैसे निवेश करते हैं, उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। कंपनी को जो पैसा इस फेज में मिलता है उसे सीरीज ए फंडिंग कहते हैं। जब कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल में से 14% शेयर वेंचर कैपिटलिस्ट को अलॉट कर देती है। याद रखिए कि बचे हुए 36% शेयर अभी भी कंपनी के पास है और जारी यानी इश्यू नहीं किए गए हैं। अब कारोबार में वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा आने के बाद एक नई चीज हो रही है। वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपने 14% हिस्सेदारी या शेयर के लिए 7 करोड़ देकर पूरी कंपनी को 50 करोड़ का वैल्यूएशन दे दिया है। शुरुआती 5 करोड़ के वैल्यूएशन से यह 10 गुना ज्यादा है। एक अच्छा बिजनेस प्लान और अच्छी आमदनी का फायदा कारोबार को ऐसे ही मिलता है। कारोबार इस तरह से ही बड़ा होता जाता है। कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ने के साथ शुरुआती निवेशकों के निवेश पर भी असर पड़ता है, जिसको आप नीचे की सारणी से समझ सकते हैं। कहानी के साथ आगे बढ़ें। प्रमोटर के पास अब वो अतिरिक्त पूंजी है जो उसे कारोबार बढ़ाने के लिए चाहिए थी। कंपनी को एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कुछ रिटेल आउटलेट मिल गए। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। प्रोडक्ट की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिससे ज्यादा आमदनी हो रही है। मैनेजमेंट टीम और बेहतर हो रही है, जिससे कामकाज में सुधार हो रहा है और कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है। सीन 3। बैंकर द बैंकर। 3 साल और बीत गए। कंपनी सफलता के नए आयाम छू रही है। इस पड़ाव पर कंपनी तय करती है कि 3 और शहरों में रिटेल स्टोर्स शुरू किए जाए और जाहिर सी बात है कि इसके लिए कंपनी को प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी और नए लोग भी भर्ती करने होंगे। इस तरह के खर्च जो कंपनी बिजनेस बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए करती है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं। मैनेजमेंट को लगता है कि इस काम के लिए 40 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो सवाल यह उठता है कि कंपनी इस जरूरत को पूरा कैसे करेगी। कंपनी के सामने इस पूंजी को जोड़ने के लिए कुछ विकल्प हैं। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में जो मुनाफा कमाया है, उस पैसे से कैपेक्स की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इस रास्ते को इंटरनल एक्रूअल्स या आंतरिक स्रोतों से पैसा जुटाना कहते हैं। कंपनी किसी दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकती है और फिर से वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग मांग सकती है। इसके लिए उसे वेंचर कैपिटलिस्ट को शेयर देने होंगे। इसे सीरीज बी फंडिंग कहते हैं। कंपनी किसी बैंक के पास जाकर कर्ज मांग सकती है। चूंकि कंपनी अच्छा कारोबार कर रही है, इसलिए कर्ज मिलने में कंपनी को मुश्किल नहीं होगी। कंपनी ने ऊपर के तीनों रास्ते अपनाए। आंतरिक स्रोतों से 15 करोड़ सीरीज बी में 5% इक्विटी देकर 10 करोड़ और एक बैंक से 15 करोड़ का कर्ज लिया। ध्यान दीजिए कि 5% इक्विटी के बदले 10 करोड़ मिलने से कंपनी का वैल्यूएशन
200 करोड़ दिख रहा है। हो सकता है यह थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन अभी हम कहानी के लिए इसको सही मान लेते हैं। आप देखेंगे कि कंपनी ने 31% शेयर अभी किसी शेयर होल्डर को अलॉट नहीं किए हैं। इन शेयरों की कीमत अभी 62 करोड़ रुपए है। कंपनी की पूंजी इसी तरीके से बढ़ती है, खासकर तब जब किसी उद्यमी के पास अच्छा बिजनेस आइडिया हो और एक अच्छी मैनेजमेंट टीम। इस तरह के उदाहरण आपको इन्फोसिस, पेज इंडस्ट्रीज, आयशर मोटर्स और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गूगल, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप आदि में दिखेंगे। सीन 4, प्राइवेट इक्विटी, द प्राइवेट इक्विटी। कुछ साल बीतते हैं और कंपनी सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। सफलता के साथ ये 8 साल पुरानी 200 करोड़ की कंपनी और उत्साह से भर जाती है। कंपनी अब पूरे देश में अपना कारोबार फैलाना चाहती है। कंपनी अब खुद अपना कारखाना बनाने और फैशन एक्सेसरीज, डिजाइनर कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम बेचना चाहती है। इस नए काम के लिए कंपनी को 60 करोड़ के कैपेक्स की जरूरत दिखती है। कंपनी कर्ज नहीं लेना चाहती, क्योंकि ब्याज अदा करने से उसका मुनाफा घटेगा। कंपनी वेंचर कैपिटलिस्ट को कुछ और शेयर देकर सीरीज सी फंडिंग लेना चाहती है, लेकिन वो किसी नॉर्मल या आम वेंचर कैपिटलिस्ट के पास नहीं जा सकती, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग कुछ करोड़ की ही मिल पाती है। इसलिए अब कंपनी को एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा। पीई इन्वेस्टर काफी जानकार होते हैं, उनका एक लंबा चौड़ा अनुभव होता है। वो बड़ी रकम निवेश करते हैं और साथ ही कंपनी के बोर्ड पर अपने लोग भी बिठा देते हैं, जिससे कंपनी एक निश्चित दिशा की ओर बढ़े। मान लीजिए कि वो 15% हिस्सा लेते हैं और उसके लिए 60 करोड़ रुपए देते हैं। इस तरह से अब कंपनी की वैल्यूएशन 400 करोड़ तक पहुंच जाएगी। याद रखिए कि कंपनी ने अभी भी 16% हिस्सा ऐसा रखा है जो किसी को अलॉट नहीं किया है। इसकी कीमत अब 64 करोड़ है। आमतौर पर जब एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करता है तो वो कैपेक्स की बड़ी जरूरत के लिए रकम देता है। प्राइवेट इक्विटी कभी भी बिजनेस की शुरुआती दौर में पैसे नहीं लगाता है, बल्कि वो ऐसी कंपनियों में पैसे लगाता है जो कुछ सालों से काम कर रही हैं और जिनको आमदनी हो रही है। प्राइवेट इक्विटी से पैसे लेना और उस पैसे को कैपेक्स में डालना एक लंबे समय का काम है और इसमें कुछ साल लग जाते हैं। सीन 5, आईपीओ द आईपीओ। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के 5 साल के बाद कंपनी का कारोबार काफी बढ़ चुका है। उन्होंने कई प्रोडक्ट जोड़ लिए हैं और देश के कई बड़े शहरों में मौजूद है। आमदनी अच्छी हो रही है, मुनाफा स्थिर है और इन्वेस्टर्स खुश हैं, लेकिन प्रमोटर इससे संतुष्ट नहीं है। प्रमोटर अब विदेशों में भी कारोबार फैलाना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया के सभी बड़े शहरों में उसके कम से कम 2 आउटलेट या दुकानें हों। इसका मतलब है कि अब कंपनी को अलग अलग देशों के बाजारों का रिसर्च करना पड़ेगा कि वहां के लोगों की पसंद क्या है। कंपनी को नए लोग नौकरी पर रखने पड़ेंगे और अपना उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही पूरी दुनिया में रियल एस्टेट पर भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस बार कैपेक्स की जरूरत काफी बड़ी है और मैनेजमेंट का अनुमान है कि उसे 200 करोड़ रुपए चाहिए। कंपनी के सामने जो रास्ते हैं, इंटरनल एक्रूअल्स, आंतरिक स्रोत, प्राइवेट इक्विटी फंड से, सीरीज डी फंडिंग बैंक से और कर्ज बॉन्ड इश्यू करना। कर्ज का एक और तरीका, आईपीओ के जरिए शेयर जारी करना। ऊपर के सभी रास्तों का मिश्रण मान लीजिए कि कंपनी ने कैपेक्स का कुछ हिस्सा आंतरिक स्रोतों से और बाकी आईपीओ से जुटाने का फैसला किया। जब कंपनी आईपीओ लाती है तो वो अपने शेयर आम पब्लिक जनता को बेचती है। चूंकि कंपनी अपने शेयर पब्लिक को पहली बार बेच रही है, इसलिए इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ कहते हैं। अब कुछ सवाल उठना लाजिमी है। कंपनी ने आईपीओ लाने का फैसला क्यों किया और कंपनी ये रास्ता क्यों लेती है? कंपनी ने पहले सीरीज ए, बी और सी के समय आईपीओ का रास्ता क्यों नहीं चुना? आईपीओ आने के बाद मौजूदा शेयर होल्डर्स का क्या होगा? आम जनता आईपीओ में पैसा लगाने के पहले क्या देखती है? आईपीओ की यह पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? आईपीओ मार्केट में कौन सी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज काम करती है जब कंपनी पब्लिक इश्यू लाती है? तो क्या होता है? अगले अध्याय में हम इन सवालों का जवाब देंगे और आईपीओ मार्केट से जुड़ी कुछ और बातें भी बताएंगे। उम्मीद है कि कंपनी के आईपीओ लाने के पहले तक का सफर आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं इस अध्याय की कुछ जरूरी बातें
यह समझने से पहले कि कंपनी शेयर बाजार में क्यों आती है, यह समझना ज्यादा जरूरी है कि कंपनियां कैसे बनती हैं, उनकी शुरुआत कहां से और कैसे होती है। रेवेन्यू या आय आने से पहले जो लोग बिजनेस में निवेश करते हैं उन्हें एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। एंजल इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा जोखिम उठाते हैं। कह सकते हैं कि प्रोमोटर और एंजल इन्वेस्टर्स बराबर जोखिम उठाते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स बिजनेस शुरू करने के लिए जो पूंजी देते हैं उसे सीड फंड कहते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स बाकियों की तुलना में कम पैसे निवेश करते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन ये बताती है कि कंपनी की कीमत कितनी आंकी जा रही है। कंपनी की एसेट और लायबिलिटीज को ध्यान में रखकर कंपनी की कीमत निकाली जाती है। फेस वैल्यू शेयर का वास्तविक मूल्य दर्शाता है। कंपनी के पास जितने भी शेयर होते हैं वो ऑथराइज्ड शेयर कहलाते हैं। ऑथराइज्ड शेयर में से दिए गए शेयर इश्यूड शेयर कहलाते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें बताता है कि कंपनी में किसका कितना हिस्सा है। वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी के शुरुआती फेज में निवेश करता है तो उनके द्वारा लिया गया जोखिम एंजल इन्वेस्टर्स से कम होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट द्वारा निवेश की गई रकम आमतौर पर एंजल और प्राइवेट इक्विटी निवेश के बीच में होता है, जो पैसे कंपनी बिजनेस को बढ़ाने या फैलाने में करती है। उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसे सीरीज ए, बी, सी इत्यादि फंडिंग की जरूरत होती है। आमतौर पर जितनी ऊंची सीरीज उतनी ज्यादा बड़ी रकम की जरूरत। एक सीमा के बाद वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी में निवेश नहीं कर सकते। ऐसे में कंपनी को प्राइवेट इक्विटी फर्म के पास जाना पड़ता है। प्राइवेट इक्विटी फर्म बड़ी पूंजी निवेश करते हैं और वो आमतौर पर बिजनेस के शुरुआती फेज के बाद निवेश करते हैं, जब बिजनेस थोड़ा स्थिर हो जाता है। जोखिम या रिस्क के मामले में प्राइवेट इक्विटी फर्म की जोखिम लेने की क्षमता वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर्स से कम होती है। प्राइवेट इक्विटी फर्म जिस कंपनी में निवेश करते हैं उसके बोर्ड में वो अपने लोग बैठाना चाहते हैं ताकि बिजनेस सही दिशा में चले। कंपनी की वैल्यूएशन उसके बिजनेस आय और मुनाफे में बढ़ोतरी के साथ बढ़ती है। आईपीओ की प्रक्रिया के जरिए कंपनी पूंजी जुटा सकती है। इस पूंजी का इस्तेमाल कंपनी अलग अलग कामों में कर सकती है, जैसे कैपेक्स, कर्ज का पुनर्गठन वगैरह। तो दोस्तों, ये था आईपीओ का पहला पार्ट, जहां आपने जाना कि आईपीओ क्या होता है और कैसे काम करता है। लेकिन अभी पूरी जानकारी बाकी है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि एक अच्छा आईपीओ कैसे चुनें ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। इसलिए चैनल स्टॉक स्क्रीनिंग को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि दूसरा पार्ट मिस ना हो। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको आईपीओ से जुड़ी और कौन सी बातें जाननी है। मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके, बाय बाय।